Hello everyone, welcome to the Manulo classes in the session of daily news analysis. Today is 3rd of September 2024. I am Naresh Sharma and going to discuss with you the current affairs of the day. So first of all, we are going to have some questions to revise our previous day session with the help of MCQs. So सबसे पहले हम चलते हैं कल के सेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ। देखो आज मैंने इसमें आपको आंसर्स नहीं दिए हैं। कल जिन स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से इसको अंडरस्टैंड किया होगा वो कमेंट्स में आंसर दे पाएंगे बहुत अच्छे से। तो आज मैं आपसे सीधे सीधे जब तक मैं आपको आंसर बताऊं आप मुझसे पहले कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइए अगर आपने जो है कल वाले सेशन को बहुत अच्छे से कवर किया था। सबसे पहले हम चलते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन एंटी डंपिंग ड्यूटी। जल्दी से आंसर कीजिए। एंटी डंपिंग ड्यूटी जो होती है उसका प्राइमरी पर्पज क्या होता है? देखो उसका प्राइमरी पर्पज होता है टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फॉरेन इंपोर्ट्स, नो, टू रेक्टिफाई द ट्रेड डिस्टॉर्टिव इफेक्ट ऑफ डंपिंग एंड रीएस्टैब्लिश फेयर ट्रेड, यस। एक्चुअल में उसका यही पर्पज होता है कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री में जो ट्रेड को डिस्टॉर्शन हो रहा है, बहुत सस्ते प्रोडक्ट जो आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा चीप प्रोडक्ट जो आ रहे हैं और डोमेस्टिक इंडस्ट्री जब उससे लॉस में जाती है तो हम उसमें लगाते हैं जिसका नाम है एंटी डंपिंग ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मेक्स द फाइनल डिसीजन ऑन इम्पोजिंग एंटी डंपिंग ड्यूटीज इन इंडिया। सो इंडिया में एंटी डंपिंग ड्यूटीज का फाइनल डिसीजन लिया जाता है, जल्दी से बताइए आप। इसका फाइनल डिसीजन लिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की डिफरेंस बिटवीन एंटी डंपिंग ड्यूटीज एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटीज। इफ यू कैन रिकॉल then you can find that we also discussed about the countervailing duties और दोनों में डिफरेंस को भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? एंटी डंपिंग ड्यूटीज आर इम्पोज्ड ऑन टू काउंटर इंपोर्ट सब्सिडीज, नहीं। जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज हैं वो सब्सिडीज को काउंटर करने के लिए नहीं होती। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इनकरेक्ट। काउंटरवेलिंग ड्यूटीज आर इम्पोज्ड टू एड्रेस सब्सिडीज, ये ठीक है कि काउंटरवेलिंग ड्यूटीज को सब्सिडीज को एड्रेस करने के लिए, व्हाइल एंटी डंपिंग ड्यूटीज एड्रेस अनफेयरली लो प्राइसिंग। दिस इज द करेक्ट। सो आंसर बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आप मुझसे पहले उसका आंसर कीजिए। What must the government show to take legal action against dumping according to the WTO? Means अगर कोई नेशन अपने यहाँ डंपिंग ड्यूटी लगा रहा है किसी कंट्री के प्रोडक्ट पे, सो WTO के सामने उसको ये प्रूफ करना होगा, उसको कुछ बताना होगा। क्या है वो? एविडेंस ऑफ हाई प्राइसेस इन द डोमेस्टिक मार्केट, नो। एविडेंस ऑफ जेन्युइन मटेरियल इंजरी टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, यस। अगर इंडिया चाइना के किसी प्रोडक्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रहा है तो इंडिया को WTO के सामने ये प्रूफ करना होगा कि चाइना हमारी लोकल इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसको मटेरियल इंजरी हो रही है, ये प्रूफ करना होता है, ये एविडेंस देना होता है। नेक्स्ट, व्हाट डज काउंटरवेलिंग ड्यूटी स्पेसिफिकली टारगेट? वो किसको टारगेट करती हैं? प्रोडक्ट सोल्ड एट लॉस, products with high tariffs, products that have received foreign governmental subsidies. So option C for cat is correct, because जो countervailing duties होती हैं वो subsidies को counter करने के लिए लगाई जाती हैं। So next हम देख लेते हैं, which organization permits the imposition of anti-dumping and countervailing duties? So global level पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये डील करती है, यही परमिशन देती है कि कोई कंट्री ऐसे केसेस में, सर्टेन केसेस में काउंटरवेलिंग ड्यूटी इंपोज कर सकती है, एंटी डंपिंग ड्यूटीज भी इंपोज कर सकती है, तो इसकी परमिशन देता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज एन एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपैक्ट डोमेस्टिक कंज्यूमर्स? अगर इंडिया ने
अभी कुछ दिन पहले चाइना की जो सिल्वर फॉइल आती है, एल्युमिनियम फॉइल आती है, उस पर काउंटर जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी का टैक्स उन्होंने इम्पोज किया है। तो कंज्यूमर पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखो, चाइना बहुत सस्ती चीजें इंडिया में प्रोवाइड करवा रहा है, अगर उस पर इंडिया ने टैक्स लगा दिया तो वो चीजें भी महंगी हो जाएंगी। सो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? इट कैन लीड टू हायर प्राइसेस फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स। सो चाइना जो हमको सस्ती चीजें इंडिया में बेच रहा है, अब वो भी महंगी हो जाएंगी, तो कस्टमर को थोड़ा सा इसका लॉस होगा कि उसको हायर प्राइसेस पर वो प्रोडक्ट्स परचेज करने होंगे। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अ काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन द प्राइस ऑफ एन इंपोर्टेड प्रोडक्ट? अगर कोई प्रोडक्ट हमने इंपोर्ट किया और उस पर गवर्नमेंट ने काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाई है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? इट इंक्रीजेस द प्राइस टू नलिफाई द सब्सिडी एडवांटेज। देखो क्या वर्ड यूज हो रहा है, काउंटरवेलिंग। इट डिक्रीजेस द प्राइस टू मैच डोमेस्टिक गुड्स। क्या प्राइस को डिक्रीज करती है काउंटरवेलिंग ड्यूटी? नहीं, ये तो इंक्रीज करती है। इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर लोकल प्रोडक्शन, कि अगर काउंटरवेलिंग ड्यूटी हम लगाएंगे तो हमें लोकल प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, नहीं, ऐसा भी नहीं है। इट लोअर्स द इंपोर्ट ड्यूटी रेट्स, नहीं, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट because it increases the price to nullify the subsidy advantage. So कोई कंट्री अगर अपनी सब्सिडी का एडवांटेज ले रहा है, कोई कंपनी, तो इन सर्टेन केसेस, इन दोज केसेस, उस जो एडवांटेज ले रहा है उसको हम नलिफाई कर देते हैं उस पर टैक्स लगा करके। इसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको बहुत ज्यादा देखना है तो कल वाला जो डीएनए था आप उसमें देख सकते हैं, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है हमने। वेयर इज द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल हेडक्वार्टर? तो इस वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने अभी इंडिया में गोल्ड कंजम्पशन को लेकर के अपना एक प्रोजेक्शन दिया था, इसीलिए ये क्वेश्चन में है। सो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आप जल्दी से बता दीजिए। सो इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। नेक्स्ट हम चलते हैं, हु आर द मेंबर्स ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मेंबर्स कौन कौन होते हैं? तो उसके मेंबर देखो, गवर्नमेंट एजेंसीज, नो। लीडिंग गोल्ड माइनिंग कंपनीज, यस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्पेशलाइजिंग इन गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स, नो। नॉट नॉन प्रॉफिट एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नो। सो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज लीडिंग गोल्ड माइनिंग कंपनीज। यही इसमें वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल में इसके मेंबर्स होते हैं। अनदर क्वेश्चन, व्हेन वाज द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग एस्टैब्लिश्ड? सो इंडिया में जो रॉ है, इंडिया की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी, उसको कब एस्टैब्लिश किया गया था? सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन, आप बता दो, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1968। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफिस डज रॉ करंटली ऑपरेट? सो जो रॉ है किस ऑफिस के अंदर काम करती है? जिसमें ऑप्शन है आपके पास में डिफेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या होम मिनिस्ट्री। सो एक्चुअली ये काम करती है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर में। मींस जो रॉ है वो डायरेक्ट रिपोर्ट किसको करती है? प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है और उसी के अंडर में वर्क करती है। एक क्वेश्चन और है, What type of intelligence does raw collect? सो जो रॉ है वो किस टाइप के इंटेलिजेंस को कलेक्ट करती है? कल भी हमने देखा था। सो मिलिट्री, इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, ये सारे टाइप्स का जो इंटेलिजेंस है वो कलेक्ट करती है इंडिया की रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। सो कल के टॉपिक्स पर हमने 13 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आई होप कि कल का जो टॉपिक थे हमारे, जो भी हमने इसमें डिस्कस किया था, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आपका रिवीजन भी हो गया, आपको क्वेश्चंस का भी आइडिया लग गया कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और आप उनको कैसे डील करोगे। अब हम चलते हैं आज के करंट अफेयर की तरफ। देखो, आज हम बहुत ज्यादा टॉपिक्स डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक है उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं नवरत्न स्टेटस। अभी एक न्यूज आई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी एक कंपनी को नवरत्न का स्टेटस दिया है। क्या है न्यूज, क्या है कंटेक्स्ट, क्या है? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, SECI, एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, मींस सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है। ये
इसको मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करती है। इसको क्या मिला है? नवरत्न का स्टेटस मिला है। और किसने दिया है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। सो दो चीज यहां से क्लियर कर लीजिए कि नवरत्न का स्टेटस कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देती है। और ये जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करती है? ये काम करती है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इसके बेसिक पॉइंट्स पर कि भाई ये नवरत्न स्टेटस क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट्स वगैरह होते हैं एटसेट्रा। पहला है कि गवर्नमेंट की कंपनीज हैं उनको 3 कैटेगरी में बांट रखा है। 3 कैटेगरी कौन कौन सी है वो? ये 3 कैटेगरी है। महारत्न सबसे बड़ी कंपनी, नवरत्न उससे और छोटी, और मिनी रत्न। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 3 तरह की कंपनीज होती हैं उनके साइज के बेसिस पर, उनके कि कितना बड़ा उनका बिजनेस है, कितना बड़ा उनका टर्नओवर है, कितना उनका प्रॉफिट है, उसके बेसिस पर 3 कैटेगरी होती हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड इंट्रोड्यूस्ड द नवरत्न स्कीम इन 1997 में। 1997 में ये स्कीम, जो नवरत्न स्कीम थी, उसको क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था। अब देख लेते हैं कि अगर किसी कंपनी को नवरत्न का स्टेटस मिलता है तो किस बेसिस पर मिलता है, क्या उसके रूल्स हैं, क्या उसके क्राइटेरिया है। कि पब्लिक सेक्टर यूनिट कोई भी अगर होगी तो पहले तो वो मिनी रत्न हो, मींस एक कैटेगरी नीचे है तो मींस तब उसको हायर कैटेगरी में शिफ्ट किया जाएगा। वो पहले से मिनी रत्न हो शेड्यूल ए की कंपनीज में, और उसका जो रिकॉर्ड हो वो कैसा हो? एक्सीलेंट रिकॉर्ड हो या वेरी गुड रिकॉर्ड हो। मेंबर ऑफ जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की जो रेटिंग्स होती है उसमें, और उसने वो भी कब? जैसे लास्ट 5 ईयर का रिकॉर्ड चेक किया जाता है इसमें, तो 5 में से 3 ईयर में उसका रिकॉर्ड एक्सीलेंट या वेरी गुड होना चाहिए। नेक्स्ट क्या हम देख सकते हैं इसमें कि इट मस्ट रिपोर्ट अ नेट प्रॉफिट ऑफ मोर देन 5000 करोड़ फॉर 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स। पिछले 3 कंटिन्यूअस ईयर्स में उसने 5000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट अर्न किया हो, तब उसको मिनी रत्न से जो है नवरत्न में शिफ्ट किया जाएगा। और क्या है? इसने मेंटेन किया हो एन एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 25,000 करोड़ का, और वो भी कब? फॉर 3 ईयर्स, और हैव एन एनुअल एवरेज नेट वर्थ ऑफ 15,000 करोड़। अगर एनुअल एवरेज निकालें तो 15,000 करोड़ का उसका एवरी ईयर का टर्नओवर होना चाहिए, या उसने लास्ट 3 ईयर का अगर देखें तो 25,000 करोड़ का उसका टर्नओवर होना चाहिए, तब उसको नवरत्न कैटेगरी में शिफ्ट किया जाता है। अच्छा, अब एक आपके मन में आ रहा होगा कि भाई इसका कोई बेनिफिट क्या है? अगर किसी कंपनी को नवरत्न का स्टेटस मिल गया तो उसकी कुछ एडवांटेजेस हैं, वो एडवांटेजेस यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो उसको मिल जाती है कुछ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। उस कंपनी को अपने लेवल पर काम करने की बहुत सारी जो परमिशंस मिल जाती हैं। क्या? ये इन्वेस्ट कर सकती है 1000 करोड़ रुपीस विदाउट सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो अगर वो कंपनी चाहती है, उस कंपनी के ऑफिसर्स चाहते हैं कि वो कहीं पर 1000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, अदरवाइज रिक्वायरमेंट होती है। अगर उस कंपनी को नवरत्न में शिफ्ट कर दिया तो वो अपने लेवल पर 1000 करोड़ रुपए का डिसीजन ले सकते हैं। और क्या है उसमें? नवरत्न कंपनीज आर आल्सो अलाउड टू इन्वेस्ट अप टू 15% ऑफ देयर नेट प्रॉफिट, नेट वर्थ। अपनी नेट वर्थ का 15% तक वो इन्वेस्ट कर सकते कहीं पर, या 30% ऑफ नेट वर्थ किसी 1 ईयर का, और इस पर मैक्सिमम कैप कितनी है? 1000। मींस 30%, 15%, लेकिन वो 1000 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो यहां पर आपको बताया है। ठीक है, ये डिसीजन ले सकती है। और क्या डिसीजन ले सकती है ऐसी कंपनी? ये कंपनी डिसीजन ले सकती है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर इनको करना है, नई मशीन लेनी है, नई बिल्डिंग बनानी है, कुछ भी ऐसा काम करना है, तो उस काम के लिए वो विदाउट एनी मॉनेटरी सीलिंग उस पर
मॉनिटरी कोई सीलिंग नहीं है, मींस चाहे तो वो 5,000 करोड़ रुपए का जो है कैपिटल परचेज कर ले, बिल्डिंग बना ले, मशीन्स परचेज कर ले, तो उसके लिए इनको फ्री हैंड मिल जाता है। फिर क्या है, टू एंटर इनटू एनी टेक्नोलॉजिकल जॉइंट वेंचर, किसी और के साथ में अगर इनको कोई पार्टनरशिप करनी हो, जॉइंट वेंचर स्टार्ट करना हो, कोई स्ट्रेटेजिक अलायंसेस एस्टेब्लिश करना हो, इनमें भी इनको क्या मिलता है, फ्री हैंड मिल जाता है कि आप ऐसे जॉइंट वेंचर वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो, हम चलते हैं इसमें से कुछ काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जो स्टैटिक जीके आपसे पूछा जाता है। लिस्ट ऑफ महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। देखो, जो नवरत्न कंपनीज हैं वो तो बहुत सारी हैं, तो उनके सबके नेम तो हमको लर्न करने नहीं, लेकिन जो कंपनी महारत्न है उनके नेम्स एटलीस्ट आपको पता हो, उनके बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं। कई बार कंपनीज के डायरेक्टर्स वगैरह का जो नेम पूछा जाता है वो मोस्टली महारत्न कंपनी होती है, इंडिया की टॉप कंपनीज होती हैं, वो भी किसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। सो सबसे पहले हम देखते हैं कौन है। एक तो है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसको हम भेल बोलते हैं, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी, एनटीपीसी लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी जिसको हम कहते हैं, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसको हम सेल बोलते हैं, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये क्या है, ये महारत्न है। देखो यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं कई बार, एक तो उनकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं वो कई बार कुछ एग्जाम्स में, है ना। आप सबको पता है कि जीके से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते रहते हैं, सेम क्वेश्चन, ठीक है। सो एक तो इनकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, कई बार इनका हेडक्वार्टर या हेड ऑफिस भी पूछ लेते हैं, तो इसको आप एटलीस्ट ध्यान रखिएगा कि ये जो, हाँ इनका नंबर भी पूछ लेते हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टोटल कितनी कंपनीज महारत्न है, तो टोटल कितनी है, 13 कंपनीज महारत्न है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि नवरत्न कंपनीज कितनी है इंडियन गवर्नमेंट की, तो वो है 25। सो ये आप ध्यान रखना है आपको कि महारत्न 13 कंपनीज हैं, नवरत्न 25 हैं, और जो मिनी रत्न है वो तो उससे भी ज्यादा है, अराउंड 51 है, तो उनकी तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं। चलो अब हम आते हैं एक और टॉपिक पर, और वो है रमन मैग्सेसे अवार्ड। अभी किसी एक पर्सन को रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, तो हम दोनों ही चीजें यहाँ पे समझेंगे कि रमन मैग्सेसे अवार्ड क्या होता है, किस पर्सन को मिला है, और उस पर्सन ने ऐसा क्या स्पेशल किया जिसको ये अवार्ड मिल गया। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस पर्सन को, आप यहाँ देख सकते हैं ये महोदय हैं, ठीक है, और इनको मिला है रमन मैग्सेसे अवार्ड। देख लेते हैं भाई अब इनके बारे में, इन्होंने क्या ऐसा स्पेशल किया। रिसेंटली जापानीज एनिमी डायरेक्टर हायाओ मियाजाकी, ये जो हायाओ मियाजाकी हैं इनको मिला है कौन सा अवार्ड, जिसको हम बोलते हैं रमन मैग्सेसे अवार्ड। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको एशिया का नोबेल कहा जाता है। आप सब जानते होंगे कि वर्ल्ड का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है नोबेल प्राइज को, तो इसको कहा जाता है एशिया का नोबेल प्राइज, ठीक है। अच्छा, नाम क्या है प्राइज का, रमन मैग्सेसे अवार्ड। किस पर्सन को मिला है, हायाओ मियाजाकी के लिए मिला है, और कहां से, किस कंट्री से है वो, जापान से है। कितने सारे क्वेश्चन एक ही लाइन से आपके सॉल्व हो गए, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कि एशिया का जो नोबेल प्राइज है जिन पर्सन को मिला है उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि भाई ये कौन है। जापानीज एनिमेटर, फिल्म मेकर और मैग्ना आर्टिस्ट। ये एक ऐसे पर्सन है, अगर आप देखोगे कि जो एनिमेशन इंडस्ट्री है उसमें पूरे वर्ल्ड में फेमस है ये। आपने जापान की कई सारी जो है एनिमेशन वाली मूवीज देखी होंगी या उनकी कुछ सीरीज देखी होंगी, वो उन सबके पीछे इन मियाजाकी का ही हाथ था, ठीक है, यही उनको बनाते हैं।
इन्होंने फाउंड किया था एक स्टूडियो जिसका नाम है स्टूडियो घिबली। इस नाम से इनका स्टूडियो चलता है। तो एनिमेशन इंडस्ट्री में इन्होंने बहुत काम किया, इसलिए इनको मिला है क्या, रमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसको एशिया का नोबेल कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके लिए इस पर्सन के बारे में कि ये कौन थे और किस लिए इनको अवार्ड मिला। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कि भाई ये रमन मैग्सेसे अवार्ड क्या है, किसको मिलता है, क्या क्या इसके अचीवमेंट्स वगैरह, उन पॉइंट्स को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, देखो ये तो ऐसा दिखता है, रमन मैग्सेसे अवार्ड जब किसी को मिलता है तो ऐसा मेडल मिलता है उनको। नेक्स्ट अब हम चलते हैं इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स को जानते हैं। देखो पहली बात तो जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है, ठीक है, इसको एवरी ईयर दिया जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि 5 ईयर, 3 ईयर, 2 ईयर कितने में मिलता है, तो ये एवरी ईयर मिलता है। और कलर, क्रीड, जेंडर, नेशनैलिटी, इस बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता कि आप किस नेशन के हो। और ये अवार्ड रिकॉग्नाइजेस, ऑनर्स इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। कोई इंडिविजुअल पर्सन है उसको भी मिल सकता है ये अवार्ड, और कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी रमन मैग्सेसे अवार्ड मिल सकता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। ऑल अक्रॉस एशिया, एशिया के सभी लोगों के लिए ये अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है, ओवर द लास्ट 5 डेकेड्स की अगर हम बात करें तो अराउंड 300 इंडिविजुअल्स को क्या मिल चुका है, अभी तक ये अवार्ड मिल चुका है। इसको नाम आपको ध्यान करने की जरूरत नहीं है। जो इसके रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है उसके जो फाउंड मींस जो उसका एक ट्रस्ट है, टीम है पूरी, वो सिलेक्ट करती है लोगों को। द प्राइज इज प्रेजेंटेड इन ए सेरेमोनियल सेरेमनी। तो 31 अगस्त को ये हमेशा एवरी ईयर ये अवार्ड दिया जाता है लोगों को। नेक्स्ट है कि जब भी जो इनॉग्रल हुआ था इसका, सबसे पहले जब इसको दिया गया था तो कहां के लोग थे इसमें, देखो इंडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, चाइना और श्रीलंका, यहाँ के लोगों को दिया था। और ये अवार्ड देखो, एक चीज और देखो, आपको एक लाइन बताता हूं मैं। द इनॉग्रल रमन मैग्सेसे अवार्ड्स वर गिवन टू 5 इंडिविजुअल्स एंड अ फिलीपीन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। एक फिलीपींस के ऑर्गेनाइजेशन को मिला था, हालांकि आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब आ जाते हैं क्या क्या इसमें मिलता है। एक मेडल मिलता है, एक प्लेक मिलता है, और मिलता है उनको कुछ कैश प्राइज। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ इसमें कितने रुपए का, रुपए में कहें या डॉलर में कहें, कैश प्राइज कितना मिलता है, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आप सर्च कर लीजिए, फिर मुझको बताइए। ठीक है, ऑथेंटिक सोर्स से आपको बताना है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एशियन पीपल जिन्होंने अपने किसी फील्ड में एक्सीलेंट वर्क किया हो, और वो भी अपने आप को बहुत ज्यादा शो ऑफ किए बिना दूसरे लोगों की हेल्प की हो डिफरेंट फील्ड्स में, तो उनको मिलता है रमन मैग्सेसे अवार्ड। अच्छा, उनको नहीं मिलता है ये कि काम तो कर रहे हैं 10 रुपए का, हेल्प की 5 लोगों की, और अपने आप को सोशल मीडिया पे दिखा दिया कि 5 करोड़ लोगों की हेल्प की, तो उन लोगों को ये नहीं मिलता है। ये जो जेन्युइन पर्सन काम करते हैं और अपने आप को बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं करते, ऐसे लोगों को रमन मैग्सेसे अवार्ड मिलता है। और इसकी एक कमेटी है जिसका जो नाम है रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन। ये इसके सारे के सारे काम को हैंडल करती है, लोगों का सिलेक्शन करना, उनकी डिटेल जो है प्रिपेयर करना, उनकी इंक्वायरी करना, फिर फाइनली उनको अवार्ड देना, ये सारे काम करती है रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। ये बताओ कि जो रमन मैग्सेसे थे ये किस कंट्री के थे, आपको ये बताना है। ठीक है, उन्होंने क्या स्पेशल वर्क किया था उसके बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। कल फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, और आज के जो टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं कल इनको हम एमसीक्यू के हेल्प से डिस्कस करेंगे। तो आपको कल के लिए प्रिपेयर रहना है, ऑलरेडी इसको बहुत अच्छे से समझ लेना है। हम कल फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।